children, how are you? Hope you all are good, well, happy and healthy. बच्चों, आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और दिन रात अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हमने पिछली बार पढ़ा था संधि। संधि को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा है। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। बच्चों, किसी भी भाषा को समझने के लिए सबसे पहले हमें जो है उस भाषा के शब्द की उत्पत्ति के बारे में, शब्दों के विकास के बारे में, उस भाषा की उत्पत्ति कहाँ से, उसका विकास कैसे हुआ और जो है उसमें शब्द निर्माण की प्रक्रिया क्या क्या है, कहाँ कहाँ से वह शब्द लिए गए हैं, उन शब्दों के स्रोत क्या क्या है, इस सब को जानना बहुत जरूरी है। इन सबको जिस चीज में हम जानते हैं उसको कहते हैं हम शब्द विचार। तो बच्चों, आइए सबसे पहले हम जानते हैं इसमें परिभाषा की शब्द क्या होते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, यानी कि वह जो सबसे छोटी इकाई होती है। वैसे ही हम कहेंगे दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक यानी कि एक तो वर्ण हो गया, यानी कि दो या दो से अधिक, यानी कि हम कहें घर। ये क्या हो गया, एक शब्द बन गया, यहाँ पर दो वर्ण हैं। ठीक है, अब हम यहाँ लिखें कमल। यह जो है एक से दो से अधिक हो गए हैं, तो यह बच्चों एक जो है शब्द बन गया है। अब जो है वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, यानी कि जो वर्णों का मेल होगा, दो या दो से अधिक वर्णों का जो मेल होगा वह मेल सार्थक होना चाहिए, यानी कि उसका कोई एक निश्चित अर्थ होना चाहिए। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा था कमल, तो बच्चों कमल का एक निश्चित अर्थ है। हम जो है कमल के फूल की भी बात करते हैं और जो है कमल किसी का नाम भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यदि हम इसको हम कर दें मकल कर दें, ये क्या शब्द बना? नहीं, क्योंकि मकल का कोई अर्थ ही नहीं है, वह अर्थहीन हो गया। ठीक है, इसको जो है हम जो है शब्द नहीं, यानी कि जो है शब्द जो है वह सार्थक होना चाहिए, उसका कोई निश्चित अर्थ होना चाहिए। अब हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि भाषा की वह सबसे सार्थक इकाई, वह सबसे छोटी इकाई जिसका कोई सार्थक अर्थ होता है, उसको हम शब्द कहते हैं। वह सार्थक इकाई, भाषा की वह सार्थक इकाई जिसका एक निश्चित कोई अर्थ होता है, हम जो है उसको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और बच्चों, ये जो शब्द होते हैं यह जो है इसका एक निश्चित अर्थ होता है और इन शब्दों से मिलकर के ही वाक्य बनते हैं और हम वाक्यों को बोल करके ही अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं। और जो है हम वाक्यों के माध्यम से अपना जो है संप्रेषण, जो अपने भाव होते हैं वह दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भावों को हम समझते हैं। इन्हीं से मिलकर के वाक्य बनता है और जो है अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए हमें जो है शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। हम जो है जितना अधिक हमारा शब्द भंडार विकसित होगा, जितना अधिक जो है हमारा शब्द भंडार समृद्ध होगा, हम उतना ही अच्छी तरीके से अपने भावों को दूसरे तक पहुंचा पाएंगे, अपने भावों की अभिव्यक्ति कर पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। इसमें लिखा है पद। बच्चों, ये जो शब्द होते हैं इन शब्दों को ही पद कहते हैं, लेकिन वो कहाँ कहते हैं ये बात समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जैसे हमने यहाँ लिखा है व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्द को पद कहते हैं, यानी कि व्याकरण के नियमों में बंध करके, यानी कि जब हम शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वह जो है प्रत्येक शब्द जो है वो पद बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, यहाँ पर जो उत्पत्ति है यह एक पद है इस वाक्य में। यदि मैं इसको बाहर लिख दूं उत्पत्ति, तो बच्चों यह मात्र एक शब्द बन जाएगा, यह पद नहीं रहेगा। जब हम इसको वाक्य में लिखेंगे तो यह एक पद हो जाएगा। अब यदि कोई पूछे तो पद और शब्द में क्या अंतर है, तो आप कहेंगे कि जब शब्द को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वह जो है पद बन जाता है, उसको हम पद कहते हैं। तो बच्चों, ये तो हमने पढ़ लिया शब्द और पद के बारे में। अब देखिए हम आगे पढ़ते हैं शब्दों के भेद।
यानी कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे शब्द होते हैं। तो बच्चों इनका भेद जानने के लिए इनके वर्गीकरण हम लोग जो है इनको कैसे जो है इनके आधार में हम कौन कौन से आधार हैं जिनके आधार पर हम इनका भेद जानते हैं, इनके प्रकार जानते हैं। तो हम जो है शब्दों को हम 4 भागों में वर्गीकृत करते हैं। देखिए शब्दों का वर्गीकरण हम 4 आधारों पर करते हैं। 4 आधार वह कौन कौन से आधार हैं। पहला आधार है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, यानी कि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई और उसका स्रोत कहाँ क्या है। यानी कि हम हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं तो हिंदी भाषा में जो शब्द आए हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, या फिर जो हिंदी भाषा में शब्द आए हैं वह कहाँ से आए हैं, उनका स्रोत क्या है। ठीक है। यह फिर है हमारा दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, यानी कि हम जो है जो शब्दों की रचना करते हैं उसकी जो हम शब्द निर्माण करते हैं, जो उसकी बनावट होती है उसके आधार पर हम जो है शब्द को कितने भागों में बांट सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अर्थ के आधार पर, और जो है अर्थ के आधार पर भी हम जो है शब्दों को कई भागों में बांट सकते हैं। उसके बाद आता है प्रयोग के आधार पर, हम जो है शब्दों के जैसे हम जो प्रयोग होते हैं शब्दों के उनके आधार पर हम शब्दों को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो बच्चों एक एक करके हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। पहले हम देखते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हम शब्दों को 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से। पहला आता है तत्सम शब्द, उसके बाद आता है तद्भव शब्द, उसके बाद आता है हमारा देशज शब्द, उसके बाद आता है विदेशी शब्द। ऐसे ही रचना या बनावट के आधार पर हम जो है 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले रूढ़ शब्द आता है, ठीक है, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है। दूसरा आता है हमारा यौगिक शब्द, जो 2 शब्दों के योग से मिलकर बना होता है। यौगिक एक होता है योग रूढ़, जो है यौगिक शब्दों की तरह तो बना होता है लेकिन उसका जो अर्थ होता है वह जो है उन यौगिक शब्दों से अलग होता है। ठीक है। उसके बाद आता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी हम जो है 2 प्रकार के पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं हम विकारी शब्द, दूसरा पढ़ते हैं अविकारी। उनको हम सबको हम विस्तार से जानते हैं। तो अब देखते हैं हम सबसे पहला उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। बच्चों उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कुल 4 भेद होते हैं। हम इनको जो है पूरा डिटेल से समझते हैं। ठीक है। इसको हमने एग्जाम्पल नहीं दिए हैं क्योंकि जो है नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और जो है हम इस पाठ को 2 भाग में भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ पर मैं लिख के बहुत सारी चीजें नहीं बता रहा हूँ, आप ध्यान से आप सुनिए। मैं जो है सुन के बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा बच्चों, क्योंकि एक बार में इतनी चीजें लिखना संभव नहीं हो पाता है, वो भी किसमें वीडियो के माध्यम से। तो बच्चों मैं आपको समझा दूंगा, सारा का सारा आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग जो है ध्यान से उसको सुनिए। सबसे पहले आता है तत्सम शब्द। बच्चों तत्सम शब्द देखिए यहाँ जैसे लिखा है, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से यथावत या ज्यों का त्यों हिंदी में आए हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि जो हिंदी भाषा में वो शब्द जो हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों जैसे के तैसे हमने उतार दिए हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं किया है, उनको जो है तत्सम शब्द कहते हैं। बहुत सरल सा है तत्सम। ठीक है। उसके बाद आता है जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं आम्र, और संस्कृत में ही उसको आम को जो है आम्र ही लिखा जाता है और जो वो आम्री है। कर्ण, ठीक है, कर्ण का मतलब कान, हस्त हाथ, सूर्य जिसको आप तद्भव सूरज कहते हैं, आदि बहुत सारे शब्द हैं। यानी कि जो सबसे ज्यादा जो हिंदी भाषा में शब्द आए हैं वह जो है संस्कृत भाषा से ही आए हैं। उसके बाद आता है बच्चों तद्भव शब्द। ठीक है। यहाँ पर जो है यहाँ पर तत्सम का अर्थ, तत् का मतलब उससे, सम का मतलब समान, यानी कि संस्कृत भाषा के समान जो शब्द है उसका अर्थ होता है तत्सम। उसका मतलब तत्भव, तत्भव मतलब उससे भव मतलब पैदा होना, जो है उससे जो है निकल के जो शब्द आए हैं, यानी कि जो संस्कृत भाषा से निकल के उसके जो है विकृत रूप, यानी कि वो हूबहू नहीं है। बच्चों वो जो शब्द हैं जो तद्भव शब्द हैं, जैसे तत्सम शब्द क्या था, वह हूबहू जो संस्कृत में जैसे हम प्रयोग करते थे वैसे ही हूबहू हमने उनको हिंदी में लिख दिया,
तो वह जो है तत्सम शब्द हो गए। और जो तत्भव शब्द हैं ये भी संस्कृत भाषा से ही आए हैं, लेकिन जो है ये है हूबहू नहीं आए हैं, उनका कुछ विकृत रूप, उसमें कुछ परिवर्तन करके जो है जब हमने उनको हिंदी में ले लिया तो उसको कहते हैं तत्भव शब्द। जैसे आप देखिए आम्र जो है, यह हम आम्र भी लिखते हैं हिंदी में और हम आम भी लिखते हैं। आम हिंदी का शब्द है, यह जो है आम्र का तद्भव, यह आम्र का विकृत रूप है, यानी कि बिगड़ा हुआ स्वरूप है, हम जो है उसको आम कहते हैं। और कर्ण, कर्ण का मतलब होता है जो तत्सम में उसका कान होता है, और जो है हम उसको हिंदी में क्या कह देते हैं, हम कान कह देते हैं, ठीक है। वह जो है बार बार जब हमने बोला उसको जो है बोलते बोलते वो जो है कान बन गया, तो जो है वह कान हो गया, यानी कि वह जो तद्भव हो गया। उसको हम कान भी लिखते हैं ना हिंदी में, और कर्ण भी लिखते हैं, कर्ण लिखें तब भी सही है और कान लिखें तब भी सही है, यानी कि वह जो है तद्भव शब्द है। वैसे हस्त, हस्त हम हाथ लिखते हैं, वह जो है संस्कृत भाषा से आया हुआ उसका जो है विकृत रूप है, वो जो हस्त है। सूर्य को हम क्या लिखते हैं, सूरज लिखते हैं, ठीक है। वह जो है भाषा संस्कृत भाषा का ही शब्द है, लेकिन जो है उसका विकृत रूप है, यानी कि उसका बदला हुआ स्वरूप है। तो जो संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका बदला हुआ रूप हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है उनको हम कहते हैं तत्भव शब्द। बच्चों आशा है आपको तत्सम और तद्भव आगे होंगे। उसके बाद आता है हमारा देशज शब्द। बच्चों देशज शब्द आपको जैसे ही समझ में ही आ रहा होगा, इसके जो है जो शब्द है इसी से समझ में आ रहा होगा। देशज शब्द यानी कि देश की जो बोलियों से लिए गए शब्द हैं, वो शब्द न तो हमने संस्कृत भाषा से लिए हैं, ठीक है, और नहीं वह जो है संस्कृत भाषा के बिगड़े हुए रूप हैं। वो शब्द कौन से हैं, वो शब्द हैं जो हमारे देश में जो विभिन्न प्रकार की बोलियां हैं उन्हीं बोलियों से आए हुए जो शब्द हैं उनको कहते हैं देशज शब्द। जैसे लोटा, ठीक है, पगड़ी, इस तरीके के जो शब्द हैं ये जो है और भी बहुत सारे शब्द हैं जो आपकी किताब में लिखे पड़े हैं, आप उनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा और मैं गूगल मीट में उनकी चर्चा आपसे कर दूंगा, ठीक है। जो ऐसे शब्द जो है न तो वह कौन से शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं संस्कृत से आए हुए, न तो वह संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव है, न तो वह विदेशी भाषाओं से आए हैं, वह जो है अपने ही देश की जो बोलियां हैं, जो गांव देहात की बोलियां हैं उनसे जो शब्द लिए गए हैं हिंदी भाषा में, उनको हम जो है क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। उसके बाद आता है बच्चों विदेशी शब्द। बच्चों हमारी हिंदी इतनी ज्यादा आत्मसात कर लेती है, सबको अपने में समाहित कर लेते हैं, और सबसे ज्यादा जो है विदेशी भाषा में जो है अंग्रेजी के शब्द हमारी हिंदी भाषा में समाहित हो गए हैं। अब तो हम ज्यादा से ज्यादा जो है हिंदी में अंग्रेजी भाषा के शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। मैं यदि कैमरा कहूँ या मैं इसको व्हाइट बोर्ड कहता हूँ, सब हम लोग सोचते हैं कि हम हिंदी बोले, लेकिन ये सारे जो है कि क्या है, ये जो है अंग्रेजी के ही शब्द हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ बल्ब कहता हूँ, ठीक है, जितना भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बोतल कहता हूँ, कंप्यूटर कहता हूँ, स्कूल कहता हूँ, हॉस्पिटल कहता हूँ, सारे जो शब्द हैं यह जो है अंग्रेजी भाषा के। अंग्रेजी भाषा तो हमारी हिंदी में रच बस गई है। बहुत से ज्यादा जो शब्द हैं वह जो विदेशी शब्दों में सबसे ज्यादा जो शब्द है वह जो अंग्रेजी भाषा से हमने लिए है। उसके अलावा यहाँ पर अरबी फारसी के भी बहुत सारे शब्द प्रचलित है, क्योंकि मुगलों ने जो है जो पहले दिल्ली सल्तनत था और जो है उसके बाद जो मुगल साम्राज्य था, वहां पर जो उनकी राजकीय भाषा थी वह जो है अरबी और फारसी हुआ करती थी। वह जो है साधारण बोलचाल वो राजकीय भाषा के साथ साथ वहाँ उस समय की बोलचाल की जो भाषा थी वह जो अरबी फारसी ही हुआ करती थी। इसलिए जो है वह जो है हमारी हिंदी में भी घर कर गई है। वह बहुत सारे शब्द जो है वह हमारी इसमें शामिल है। ऐसे ही जो है चीनी भाषा के शब्द हैं और पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, जापानीज भाषा के शब्द हैं, रशियन भाषा के शब्द हैं। रशियन भाषा के तो आजकल आप लोग बहुत ज्यादा सुन रहे हैं। एक वैक्सीन आया है स्पुतनिक वी, ठीक है, वो जो है स्पुतनिक जो शब्द है वो जो रशियन भाषा का। एक जो है दूसरा शब्द है मिग जो है हमारा जो फाइटर प्लेन है मिग 21 और मिग 29, यह जो है रूसी जो विमान है वो है वहीं से जो है ये शब्द आए हैं मिग, ठीक है। मिग, स्पुतनिक ऐसे जो है और जो भी विदेशी भाषा है वो बहुत सारे शब्दों को हमारे हिंदी ने जो है समाहित किया है।
तो बच्चों ये तो हो गया हमारा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उसके बाद हम देखते हैं आज रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो बच्चों अब देखते हैं हम रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। बच्चों रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। अब इसको आप ध्यान से सुनिएगा, जितना मैंने लिखा नहीं है उससे बहुत ज्यादा मैं आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि सारे हर चीज को लिखना संभव नहीं है वह ऑनलाइन कक्षा में। देखिए बच्चों, सबसे पहला होता है हमारा रूढ़ शब्द। बच्चों ये रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो परंपरा से बने हुए शब्द हैं। ऐसे शब्द हैं जिनके यदि हम टुकड़े करना चाहें तो यदि हम उनके टुकड़े करें तो उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता, उनका कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। जैसे यह मेज है, यदि हम मेज के टुकड़े करते हैं, मे प्लस जो करते हैं, इन अलग अलग टुकड़ों का कोई अपना महत्व है नहीं है। जब हम इसको संयुक्त करेंगे तभी जो है यह शब्द है और इस शब्द का अपना अर्थ रहेगा। जैसे घर है और वैसे ही घोड़ा है, यदि हम घो और डा कर दे तो इसका कोई अर्थ नहीं, यह जो है क्या बन जाएंगे, कुछ नहीं होगा, फिर वो उसका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा, वह क्या हो जाएगा, वह वर्ण बन जाएंगे खाली। ठीक है, तो बच्चों अब देखते हैं, यह हमने एग्जाम्पल ले लिया ऐसे शब्द जिनके यदि टुकड़े कर दिए जाए तो उसका कोई फिर अर्थ नहीं रह जाता, वह जो है उनको क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। फिर उसके बाद आता है बच्चों यौगिक शब्द, जो ये 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों से मिल करके, यानी कि जब यह रूढ़ या फिर कोई दूसरे शब्द भी हो, यानी कि 2 शब्दों जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो शब्द बनते हैं और उनके यदि टुकड़े कर दिए जाएं तो उन अलग अलग टुकड़ों का भी अपना अलग अलग अर्थ होता है, उनको हम कहते हैं यौगिक शब्द। यानी कि वह 2 शब्दों से मिलकर के एक शब्द बना है और यदि हम उन शब्दों को अलग अलग कर दें तो उन अलग अलग शब्दों का भी अपना अलग अलग एक अर्थ होता है, उन्हीं को हम कहते हैं यौगिक शब्द। यौगिक का मतलब होता है मिलना, जुड़ना। ठीक है, यानी कि 2 शब्द, यानी कि यहाँ पर जैसे पुस्तकालय लिखा है, यहाँ पर इसका यदि हम इसको 2 भागों में कर दें, पहला हो जाता है पुस्तक और दूसरा होता है हमारा आलय, यानी कि यह पुस्तक का घर, यानी कि पुस्तक का अलग अर्थ है, पुस्तक का अर्थ है पुस्तक है और आलय का अर्थ है घर। ठीक है, यानी कि जो पुस्तकों का घर है यानी कि आलय है उसको पुस्तकालय कहते हैं। ऐसे ही फूलदान, यदि हम फूलदान को अलग कर दें, फूल अलग हो गया, दान मतलब पात्र, यानी कि जिसमें हम फूल को रखे रहे हैं, वह हो गया हमारा फूलदान। यानी कि यह जो है यौगिक, यानी कि योग से मिलकर के बना है, 2 शब्दों के योग से एक नया शब्द बन गया तो उसको हम यौगिक कहते हैं। यानी कि इसका जो है जुड़ करके, यानी कि इसका योग हो करके, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर शब्द लिखा है यौगिक और जो है यहाँ पर ये योग हो गया है, यानी कि पुस्तक और आलय का जब योग हो गया तो पास पास आ गए तो वह क्या बन गया हमारा पुस्तकालय। ठीक है, फिर जो है जैसे आपने संधि में भी पढ़ा होगा। और फिर क्या, फूलदान, फूल और दान जो 2 शब्द है उनका योग हो करके एक हो गया, वो हो गया फूलदान। ठीक है, और उसके बाद हो गया हमारा जलयान, जल मतलब जल पानी और यान मतलब जहाज, यानी कि वह जो है जहाज पर चलने वाला यान, यानी कि जल में चलने वाला यान, यानी कि वह जल का अलग अर्थ है, यान का अलग अर्थ है और वह जब जुड़ गए तो क्या बन गया, जलयान बन गया। तो बच्चों ये ऐसे शब्द होते हैं यौगिक शब्द। उसके बाद आता है हमारा योग रूढ़ शब्द, यानी कि यहाँ पर योग भी है, जुड़ भी रहा है और जो है उसमें रूढ़ भी लिखा है। यानी कि अब देखिए इसमें क्या है, वे शब्द जिनकी संरचना यौगिक की तरह होती है, यानी कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के वह नया शब्द बनता है। जैसे यहाँ पर 2 शब्दों से मिलकर के नया शब्द बना था, पुस्तक और आलय से मिलकर पुस्तकालय बना था, यहाँ पर भी 2 शब्दों से मिलकर के एक नया शब्द मिलेगा। जैसे पुस्तक और शब्द आलय का मिलकर के, वैसे ही जो है एक शब्द मिलकर के आ रहा था उसी से संबंधित की पुस्तकालय, पुस्तक को रखने का आलय, और ऐसे ही है जहाँ पर फूलदान यानी कि फूल को रखने का पात्र, वह ऐसे ही जलयान यानी कि जल में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर शब्द जुड़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी योग होता है शब्दों का,
बच्चों यहाँ सबसे पहले वे पढ़ते हैं, वे शब्द जिनकी संरचना यौगिक की तरह होती है, यानी कि जैसे यौगिक में शब्द जुड़ रहे हैं वैसे ही जुड़ते हैं, लेकिन इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, लेकिन संयुक्त रूप में ये अपना विशिष्ट अर्थ प्रकट करते हैं। यहाँ पर ये अपना विशिष्ट अर्थ नहीं प्रकट कर रहे थे, जैसे वो जुड़ रहे थे वैसे ही वो अपना अर्थ प्रकट करते, यानी कि पुस्तक और आलय, यानी कि पुस्तकालय वह जो है उसका जो संयुक्त रूप था वह जो उसी से संबंधित आ रहा था कि पुस्तकों का को रखने का स्थान, यानी कि उसका जो है पुस्तकालय, और ये फूलदान जिसमें हम फूल को रखते हैं वह उसी से संबंधित अर्थ प्रकट कर रहा था। यहाँ बच्चों वह योग तो होता है, वह जो दो शब्दों से मिलकर तो बनता है, लेकिन उनका जो है जो अर्थ होता है वह जो है कुछ अलग तरह का अर्थ देता है। जब आप समास पढ़ेंगे, समास में जब आप बहुब्रीहि समास पढ़ेंगे तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, अभी आप इसको देख लीजिए। जैसे बच्चों अपना विशिष्ट अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे पंकज, लंबोदर, चतुर्भुज आदि। जैसे पंक, धन, जौ, यदि हम इसको अलग करते हैं तो जैसे पंक, पंक का मतलब होता है कीचड़, और जौ का मतलब होता है जन्म, यानी कि जो है कीचड़ में जन्म लेता है, जो कीचड़ में पैदा होता है। यहाँ पर जो है अब जब हम इसका अलग अलग, जब हम इसका विच्छेद कर रहे हैं तो इसके अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, लेकिन जो है इसका जो अर्थ वो आ रहा है, जैसे यहाँ पर यौगिक शब्द का आता था, जैसे पंकज यानी कि कीचड़ में जन्म लेने वाला, इसका अर्थ तो हो गया, लेकिन यहाँ हम विशिष्ट अर्थ में इसका हम अर्थ निकालेंगे, यानी कि सारे जो है कीचड़ में जन्म लेने वालों को हम पंकज नहीं कहेंगे। ठीक है, यानी कि कीचड़ में तो बहुत सारी चीजें जन्म ले सकती हैं, जैसे मेढक, घोंगा, ये चीजें भी जन्म ले सकते हैं, लेकिन हम सबको पंकज नहीं कहेंगे। यहाँ पर पंकज हम कहेंगे कमल के लिए। ठीक है, जब हम ऐसे जो है कोई चीज दो यौगिक शब्दों का जब हम जोड़ करते हैं और उसका अर्थ कोई दूसरा निकलता है तो वह जो है होता है योग रूढ़ शब्द। ऐसे ही लंबोदर, लंबा है उदर, यानी कि लंबा धन उदर, लंबा का मतलब होता है लंबा, उदर का मतलब पेट, जिसका पेट लंबा हो, यानी कि यहाँ पर लंबोदर जिसका पेट लंबा हो के अर्थ में इसका हम न लेकर के एक हम विशिष्ट अर्थ में लंबोदर जो है किनको कहा जाता है, गणेश जी को कहा जाता है, उसका अर्थ जो है अलग होता है, यानी कि जो शब्द से संबंधित जो अर्थ नहीं होता है तो उसका अलग अर्थ होता है, तो उसको हम कहते हैं क्या, योग रूढ़ शब्द। वैसे ही चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला। ठीक है, चतुर मतलब चार, भुज मतलब भुजा, यहाँ चार भुजाओं वाला कौन, यानी कि हम जो है किनकी बात करते हैं, इसमें जो है विष्णु की बात करते हैं। तो जब हम जो है वो ऐसे शब्द जो है अपने संयुक्त, जब वह यौगिक करते हैं, जब वह संयुक्त होते हैं, लेकिन वह संयुक्त रूप से अपना विशिष्ट अर्थ जब प्रकट करते हैं, जो वह संयुक्त होते हैं वैसा वह अर्थ न प्रकट करके वह कोई दूसरा अर्थ प्रकट करते हैं, तो ऐसे शब्द। आशा है इतना आपको आ गया होगा, दो आधार आपके समझ में आ गए होंगे, और दो आधारों की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।